नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आज की हमारी इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में, जहां एक फ्लाइट किसी भी वायरस को कुछ ही घंटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा सकती है। इस नए आउटब्रेक के पीछे का विज्ञान, वहां की जमीनी हकीकत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही तैयारियों को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मई 2026 के मध्य तक की बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी डीआरसी के अधिकारियों ने 336 संदिग्ध मामलों और 89 मौतों की पुष्टि की है। ये महज कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। और हालात कितने संगीन हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 16 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति को देखते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़े स्तर का वैश्विक आपातकाल है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझने के लिए हम आज की इस चर्चा को इन 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। दूसरा, बुंदीबुग्यो स्ट्रेन की सच्चाई। तीसरा, इटूरी का संकट। चौथा, इसके फैलाव को ट्रैक करना। और पांचवा, इससे बचाव की रणनीति। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कैसे बन गई। अब जो चीज यहां सबसे ज्यादा डरावनी है ना, वो है इस वायरस के फैलने की स्पीड। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 24 अप्रैल को पहले संदिग्ध मरीज में लक्षण दिखे और सिर्फ 3 हफ्तों के भीतर 16 मई को डब्ल्यूएचओ को ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। और तो और अगले ही दिन यानी 17 मई को गोमा जैसे बड़े ट्रांजिट हब में भी एक कंफर्म मामला सामने आ गया। ये सच में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम इस खास बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के बायोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझेंगे कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है। तो हुआ क्या था कि शुरुआत में जो टेस्ट किए गए वो दरअसल नेगेटिव आए थे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं ना, वो केवल आम ज़ेरे स्ट्रेन की ही पहचान करते हैं। इस वजह से इस बेहद खतरनाक बुंदीबुग्यो वायरस का पता चलने में बहुत कीमती समय बर्बाद हो गया। ये इबोला की एक दुर्लभ प्रजाति है, जिसे पहली बार 2007 में युगांडा में पहचाना गया था और इसकी मृत्यु दर 25 से 50% तक होती है। मतलब ये बहुत ही घातक है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के पास ज़ेरे स्ट्रेन के लिए तो अप्रूव्ड वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन या टारगेटेड दवा नहीं है। हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें मैकमैक बंदरों पर टेस्ट किए गए प्रायोगिक उपचारों और इंटेंसिव सपोर्टिव केयर के सहारे ही इस जंग को लड़ना पड़ रहा है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ग्राउंड जीरो पर यानी इटूरी प्रांत में हालात क्या हैं? इटूरी का जो मानवीय संकट है ना, वो इस वायरस के फैलने में आग में घी का काम कर रहा है। वहां लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण करीब 19 लाख लोगों को बुनियादी मदद की जरूरत है। ऊपर से स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार होते हमलों की वजह से उनकी पहुंच भी बहुत सीमित हो गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है कि कौन किसके संपर्क में आया। और वहां का अनौपचारिक स्वास्थ्य नेटवर्क इस संक्रमण के जोखिम को कई गुना और बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की हीथर केयर ने बिल्कुल पते की बात कही है। उनका कहना है कि हर देरी की कीमत इंसानी जान से चुकानी पड़ रही है। गोमा जैसे घनी आबादी वाले कमर्शियल हब में इस वायरस का पहुंचना सच में खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि वहां से ये वायरस बहुत तेजी से और बहुत दूर तक फैल सकता है। तो चलिए अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि भौगोलिक रूप से ये वायरस अब तक कहां-कहां पहुंच चुका है। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें तो इटूरी प्रांत तो इस महामारी का ग्राउंड जीरो है ही, जहां 89 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा युगांडा के कंपाला में 2 पुष्ट मामलों के साथ इस वायरस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार कर ली है। गोमा में केस का आना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि वहां लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। हाँ, किंशासा में जो मामला रिपोर्ट हुआ था वो बाद में नेगेटिव निकला, जिससे शुरुआती घबराहट के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि बाकी दुनिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। तो देखिए, विदेशी नागरिक भी इसके संपर्क में आए हैं। डीआरसी में 6 अमेरिकी नागरिकों के एक्सपोज होने के बाद अमेरिकी सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने और क्वारंटाइन करने में जुटी है।
हालांकि यूरोपीय एजेंसियों का मानना है कि यूरोप के नागरिकों के लिए संक्रमण का जोखिम अभी बहुत कम है, लेकिन व्यापारिक संबंधों के चलते रवांडा, केनिया और बुरुंडी जैसे पड़ोसी देश इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। आखिरी और 5वें पॉइंट पर आते हैं। आखिर इस सबसे निपटने के लिए बचाव की क्या रणनीति अपनाई जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रिया हो रही है वो मुख्य रूप से इन 4 सख्त कदमों पर टिकी है। पहला, आइसोलेशन के लिए विशेष ट्रीटमेंट यूनिट्स बनाना। दूसरा, सीमाओं पर सख्त क्रॉस बॉर्डर स्क्रीनिंग और टेम्परेचर चेक लागू करना। तीसरा, प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सुरक्षित तरीके से अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना ताकि संक्रमण ना फैले। और चौथा, प्रायोगिक दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल्स को तेजी से आगे बढ़ाना। इस पूरी रणनीति का मुख्य उद्देश्य लोगों में घबराहट फैलाने के बजाय सख्त रोकथाम और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि WHO ने स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने या व्यापार रोकने के खिलाफ चेतावनी दी है। ये सुनने में शायद अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान बताता है कि डर के कारण लगाए गए बैन लोगों को चोरी छिपे बिना निगरानी वाले रास्तों का इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं, जिससे असल में वायरस के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबके सामने खड़ा है, उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही युद्ध और मानवीय संकट चल रहे हैं, वहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा की तैयारी कर सकता है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे वैश्विक स्वास्थ्य और भू राजनीतिक अस्थिरता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, और इस पर आने वाले समय में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।